इस नए वीडियो सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे हमारे जो प्रीवियस लेक्चर है उसकी कंटिन्यूएशन में ये चलेगा। अब तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया सत्याग्रह के बारे में। सत्याग्रह हमने डिस्कस कर लिया। सत्याग्रह से रिलेटेड सारी चीज़ें, सत्याग्रह किससे रिलेटेड है? गांधी जी से रिलेटेड चीज़ें हमने डिस्कस की। और रूलेट एक्ट हमने डिस्कस कर लिया। रूलेट के अलावा हमने इसमें खिलाफत आंदोलन हमने देख लिया था। टर्की या ओटोमन एम्पायर में जिस तरह से खलीफा के पद को अलीज कंट्रियों ने किस तरह से अबोलिश कर दिया था, उसकी क्या रिपरकशन हुए, वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे नॉन कोऑपरेशन। नॉन कोऑपरेशन से आपको वैसे लग रहा होगा कोऑपरेशन मतलब सहयोग, किसी का साथ देना, यानी असहयोग। तो चलते हैं अगले स्लाइड में। ये देखो, सबसे पहली स्लाइड है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, बेस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस। मीन्स सबसे पहला आइडिया जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसका था कि जो हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स थे, उनकी जो सत्ता थी या उनका जो एम्पायर था, उसकी जो नींव थी, उसका जो कारण था, वो था कोऑपरेशन। किसका? इंडियंस का। कैसे? किसी भी कंट्री में यदि आप राज करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको चलाना होगा। एडमिनिस्ट्रेशन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसके लिए आपको स्कूल्स, आपकी पुलिस फैसिलिटी, आपकी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आपके कोर्ट्स, इतनी सारी चीज़ें। इसके अलावा भी वो सारी एसेंशियल चीज़ें, जैसे आप रोज़ की चीज़ों में देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर स्थान, प्लेस, कंट्री या रीजन का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए कुछ बेसिक स्टाफ चाहिए, स्टाफ की ज़रूरत होती है। इसके अलावा कुछ और बेसिक चीज़ें चाहिए। वो सारी रिक्वायरमेंट कौन पूरी करता था? अंग्रेज़ों की, इंडियंस। क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में यूके से सारे लोगों को यहाँ लेके आना पॉसिबल नहीं था। इस चीज़ का पता किससे लगा? इस चीज़ को रिवील किया किसने? महात्मा गांधी जी ने। सबसे पहले किसने रिवील किया? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। महात्मा गांधी जी ने 1909 में उन्होंने किताब लिखी थी। उसका नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। हिंद हो गया, ये आपका स्वराज। अब दो टर्म है इसमें, हिंद और स्वराज। हिंद का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, यानी हिंदुस्तान, भारत। यहाँ एक टर्म है स्वराज। स्वराज को हम इंटरप्रेट करें या इसको एक्सप्लेन करें तो स्वराज को हम दो अर्थों में समझ सकते हैं। स्व प्लस राज। स्व मतलब स्वयं का राज, और राज मतलब शासन। अब आप क्लियर हो गया होगा। स्वराज का मतलब हो गया कि किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन का जिसमें आप रहते हैं, उसका शासन खुद के द्वारा करना, यही कंसेप्ट होता है स्वराज का। तो स्वराज का कंसेप्ट अब आपको समझ में आ गया होगा। अब वापस हम पॉइंट पे आते हैं कि ब्रिटिशर्स का जो बेस था वो किसकी वजह से था? इंडियंस की वजह से। इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से ये अपना प्रशासन, अपना शासन चला पा रहे थे। ऐसा किसने बताया? गांधी जी ने, जो कि एकदम 100% सही बात भी थी। उन्होंने बोला कि यदि इंडियंस ब्रिटिशर से कोऑपरेशन करना बंद कर देंगे तो उनका जो शासन है या उनका जो रूल है, ब्रिटिश रूल जो है, वो क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा। ब्रिटिश रूल जो है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स, आप एक मिनट, ब्रिटिश रूल जो है वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। यानी वो शासन करने में कामयाब नहीं होंगे और उनका शासन तंत्र पूरा विफल हो जाएगा या एक तरह से ढह जाएगा।
उन्होंने बोला कि यदि इंडियंस अपना कोऑपरेशन वापस लेते हैं या किसी भी प्रकार की उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो उनका जो शासन है वो 1 साल के अंदर क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ये किसने बोला, महात्मा गांधी ने 1909 में उनकी एक बुक थी हिंद स्वराज के माध्यम से लोगों में ये मैसेज दिया। अब हम आते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के एग्जीक्यूशन पे, किस तरह से ये शुरू किया गया और किस प्रकार से इसको कैरी आउट किया गया। अब इसके जनक कौन थे, इसके जनक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने किस प्रकार से क्या क्या प्रॉब्लम इसमें फेस की थी ये हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पहले आप ये समझिए कि नॉन कोऑपरेशन जब मूवमेंट चालू हुआ, गांधी जी ने इसको चलाया या गांधी जी ने इसको लीड किया, तो उन्होंने सबसे पहले कंसेप्ट दिया कि हम जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होगा इसको हम चलाएंगे कई स्टेजेस में, यानी हम इसको कई स्टेज में चलाएंगे। ऐसा नहीं कि हम फुल फ्लेज में एक साथ इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। उन्होंने बोला हम इसको अलग अलग स्टेज वाइज इसको चलाएंगे। अब स्टेजों में इसमें क्या किया, इन्होंने बोला कि पहली जो स्टेज होगी इसमें सबसे पहले करना पड़ेगा कि जितने भी गवर्नमेंट रिवार्ड हैं या अवार्ड हैं, गवर्नमेंट के द्वारा प्रदत्त जो अवार्ड या मान सम्मान हैं या जो टाइटल्स हैं, उनको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, उनको आप लौटा दो। ये पहला स्टेज था गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन का पहला स्टेज। आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे स्टेज पे। दूसरे स्टेज में उन्होंने सजेस्ट किया कि जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं, जितनी भी सिविल सर्विसेज हैं, आर्मी हो, पुलिस हो, कोर्ट हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, स्कूल्स हो, गुड्स हो, इसके अलावा म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हों, और भी जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी सारी सर्विसेज हैं, उनको आप क्या करें, बाइकट करना मतलब बहिष्कार कर दो कि हम इन सब चीज़ों में आपसे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम इसमें अपना रोल नहीं निभाएंगे। बाइकट को और आप अच्छे से समझ लो, जैसे मानो ये कोई सरकारी भवन था, अंग्रेजों के कंट्रोल में था। आप इसको कुछ भी समझ लीजिए, जैसे ये कोई कोर्ट था। अब कोर्ट में जज जो होते थे वो ज़्यादातर होते थे अंग्रेज, इंग्लिश लोग। बाकी वकील और जो इस कोर्ट की कार्य प्रणाली में या इसके एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्टाफ होता था वो मैक्सिमम होता था इंडियंस। तो भला एक चीज़ बता दिए, जब ये इंडियंस लोग बाइकट कर देंगे, इसका बहिष्कार कर देंगे कि हम आपकी किसी प्रकार की सिविल सर्विस या सेवा में हम हिस्सा नहीं लेंगे, तो क्या ये कोर्ट की एक्टिविटी सुचारू रूप से चलेंगी? ये नहीं चलेंगी। ये क्या कर जाएंगी, कोलैप्स कर जाएंगी। तो ये गांधी जी का आइडिया था और गांधी जी ने बोला कि अब इन सबको क्या करें, बाइकट करें। इसके बाद में गांधी जी ने डिसाइड किया कि ये 2 स्टेजेस जो होंगी, इसके बाद में यदि गवर्नमेंट रिप्रेस करती है, रिप्रेस मतलब सप्रेस करती है या टॉर्चर करती है, किसी प्रकार की कोई एक्टिविटी करती है जिससे कि लोगों का क्या हो, शोषण हो, ऐसी कोई एक्टिविटी करेगी, तो हम एक फुल फ्लेज क्या होगा, सिविल ओबीडियंस, सविनय अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंस होगा, सिविल डिसओबीडियंस। एक फुल सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हम चलाएंगे। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या होता है ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के आगे होता है सिविल ओबीडियंस। सिविल ओबीडियंस का बेसिक मीन्स मैं आपको बता देता हूँ। सिविल मतलब हो गया कि नागरिक कोई आदेश, यानी सरकारी कोई आदेश है, उसको हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, नॉन वायलेंस की तरीके से उसको फॉलो करेंगे, यानी हम उनकी बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी प्रकार की कोई वायलेंस को हम अंजाम देंगे। तो ये हुआ उनका 3rd स्टेज। अब इस दौरान हुआ क्या, इससे पहले
1920 में महात्मा गांधी और इनके साथ एक मुस्लिम लीडर थे शौकत अली। हमने पहले भी इनके बारे में पढ़ा है। शौकत अली किससे रिलेटेड थे? शौकत अली रिलेटेड थे खिलाफत आंदोलन से। हमने पढ़ा था ना। शौकत अली ने और इनके एक मित्र थे, उनका नाम आप शौकत अली और मोहम्मद अली, दोनों ने क्या किया, दोनों भाई थे। इन्होंने जो खिलाफत आंदोलन था उसको बढ़ाया था, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया था। मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों में उसको इन दोनों ने उसमें लीड की थी। तो महात्मा गांधी ने शौकत अली जी के साथ मिलकर पूरे भारत के कुछ कुछ रीजन में क्या किया, टूर किया। घूमकर देखा उन्होंने कि जो हमारा मूवमेंट है वो कैसे चल रहा है, इसके क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सीधा चला दिया, ये हमने सीधी बात सीखी। लेकिन चलाने से पहले इसके कुछ कंसर्न थे। किसके थे? ये जो प्रपोजल था, पहले होता क्या था कि मैंने आपको बताया था इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस से कौन जुड़ गए थे? महात्मा गांधी जी। अब जब महात्मा गांधी जी इससे जुड़ गए थे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में महात्मा गांधी जी के आने से पहले ट्रेंड क्या था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था किनका? रूरल इलाके से नहीं होता था, अर्बन इलाके से होता था, टाउन से होता था, सिटीज़ से होता था। और ज़्यादातर बड़े बड़े जो परिवारों के लोग थे, एजुकेटेड और जो बड़े लोग होते थे, उन्हीं के संबंधी, उन्हीं के रिलेटेड लोग इसमें आते थे। लेकिन गांधी जी ने जब आया तो उन्होंने फील किया कि इस कंट्री का बहुत बड़ा तबका, बहुत संख्या का बहुत बड़ा भाग इसमें उसका पार्टिसिपेशन नहीं है। और यही कारण था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उससे पहले सक्सेस नहीं हो पा रही थी। तो गांधी जी ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करवाया। किसका? रूरल इलाके से नए रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने गाँव की बात रखी, तो गांव के लोगों का और महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इसमें बढ़ने लगा। तो ये गांधी जी की देन थी। अब गांधी जी के कंसर्न भी थे। गांधी जी, चलो एक चीज़ और डिस्कशन करते हैं हम इसमें कि इंडियन नेशनल कांग्रेस INC जब किसी प्रपोजल को पास कर देती थी तभी उसको क्या किया जाता था? लागू किया जाता था पूरे इंडिया में। अब ऐसा नहीं है कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो सिर्फ गांधी जी के अकेले की वो थी। गांधी जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो मेंबर थे उनके सामने प्रपोजल रखा। जैसे मानो इसमें 10 मेंबर हैं, उनके सामने प्रपोजल रखा। अब 10 में से 10 इससे एग्री नहीं थे। कुछ लोग, हो सकता है 10 में से 3, हो सकता है 10 में से 4 लोग इससे कंसर्न भी रखते थे, उनको इनसे दिक्कत भी थी, वो रिलेक्टेंट थे इस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कंसर्न का क्या मतलब हुआ और प्रपोजल कैसे रखे जाते थे। तो मूवमेंट जो था, मूवमेंट से रिलेटेड जो कंसर्न थे, कुछ लोगों के कंसर्न क्या थे कि वो नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की बाइकट आपको मैंने समझा दिया कि बहिष्कार करना किसी भी प्रकार की सिविल सर्विसेज या किसी भी प्रकार के फॉरेन गुड्स का बाइकट करना, ये नहीं चाहते थे। इसके अलावा दूसरा था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्शन होने थे। किसके लिए? लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 1920 में इलेक्शन होने थे। तो इसके अधिकतर नेता जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो नहीं चाहते थे कि हम जो इलेक्शन हो उनका बाइकट करें, वो चाहते थे कि हम उनमें पार्टिसिपेट करें। उनका मानना ये था कि अंग्रेज़ों से यदि सत्ता लेनी है तो हमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें क्या करना पड़ेगा, हमारा पार्टिसिपेशन इंश्योर करना पड़ेगा, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन। तो ये उनका कंसर्न था। इसके अलावा वो उनको क्या कंसर्न था? उनका ये मानना था कि यदि इस प्रकार का कोई मूवमेंट एग्जीक्यूट करते हैं तो वायलेंस होने की, बड़े पैमाने पर वायलेंस होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। तो ये भी एक दिक्कत रही।
तो ये कुछ कंसर्न थे और कुछ इसके फेवर में चीज़ें थी, तो इनको लेकर आपस में क्या हो गई, टसल हो गई। कौन कौन से लोग, कुछ इसको फेवर कर रहे थे, कुछ इसको फेवर नहीं कर रहे थे। इन दोनों के बीच में कई महीनों तक क्या चला, वो चला, टसल चली। फाइनली हुआ क्या, दिसंबर में 1920 में, दिसंबर 1920 में क्या हुआ, इस प्रपोजल को नागपुर अधिवेशन में क्या दे दिया गया, अप्रूवल दे दिया गया, और जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम था वो एडेप्ट कर लिया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, इनके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, इस स्लाइड की सारी चीज़ें हो गई। अब अगले हम उसमें देखेंगे कि मूवमेंट किस तरह से चला, उसके कितने फोल्ड रहे, पार्टिसिपेशन कैसे रहा, और विभिन्न सोशल ग्रुप उसमें कैसे आए, और ग्रामीण क्षेत्र में और रूरल इसमें सिटीज़ में या फिर ये बोलो टाउन्स में उसका कैसा प्रभाव रहा। तो सबसे पहले चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। हाँ, इस मूवमेंट को अप्रूवल मिल गया, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने नागपुर अधिवेशन में 1920 में इस प्रपोजल को एडप्ट कर लिया। अब जनवरी 1921 में, याद रखिएगा, जनवरी 1921 में ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये क्या हो गया, शुरू हो गया, बिगन हो गया। अब इसको आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को और क्या जोड़ेंगे इसमें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ और क्या था, खिलाफत, क्योंकि खिलाफत का मुद्दा भी तो इसी समय चल रहा था। तो दोनों को गांधी जी ने जोड़कर जो अलग अलग कम्युनिटी की एनर्जी थी उसको सिनर्जी में बदल दिया। उसको किस में बदल दिया, सिनर्जी में। सिनर्जी क्या होती है, जब बहुत सारी एनर्जी चीजें मिलकर एक साथ कोई काम करेंगे तो वो सिनर्जी में बदल जाती है। तो सिनर्जी जब होगी, या कई लोगों की एनर्जी या कई कम्युनिटी कई सोशल ग्रुप की एनर्जी लगेगी, तो उस मोमेंट में क्या होगा, प्रभाव ज़्यादा होगा। इसमें सारे जो सोशल ग्रुप थे वो अलग अलग अपनी स्पेसिफिक एस्पायरेशन के चलते इससे जुड़े, और उन्होंने स्वराज पाने के लिए अलग अलग तरह से, अलग अलग अपने हिसाब से क्या किया, रिस्पोंड किया, इसमें अलग अलग तरीके से रिस्पोंड किया। उसी क्षेत्र में हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग, जैसे टाउन्स में कैसे था, इसके अलावा रूरल एरिया में कैसा था, प्लांटेशन वगैरह में कैसा था, अलग अलग सोशल ग्रुप इससे कैसे उन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन किया, ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम टाउन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले पार्टिसिपेशन इन टाउन। टाउन्स में था मैक्सिमम जो पार्टिसिपेशन था वो था मिडिल क्लास का। सिटी एरिया जो था उसमें सबसे ज़्यादा एक्टिवली जो पार्टिसिपेशन हुआ, जैसे मानो सिटी एरिया में 100 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 90 लोग उसमें कौन सी कम्युनिटी से, कौन से ग्रुप से थे, मिडिल क्लास से। क्लास से आपको समझ में आ रहा होगा, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। मिडिल क्लास में सारा जो सर्विस सेक्टर से लोग जुड़े होते हैं वो आते हैं। अपर क्लास में आते हैं सारे कॉरपोरेट्स और जिनकी इनकम लेवल हाई हो। तो इनकम जिनकी हाई थी वो किसकी इनकम हाई होगी, जो अंग्रेजों के पिट्ठू होंगे, अंग्रेजों से मिले हुए होंगे, या अंग्रेजों से किसी प्रकार की रिम्यूनरेशन या किसी प्रकार के और इकोनॉमिकल एडवांटेज लेते होंगे। तो उन लोगों ने तो पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया। और लोअर क्लास के लोग जो थे वो इतने एबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने पार्टिसिपेशन नहीं किया, इसीलिए उनका पार्टिसिपेशन इंश्योर नहीं किया जा सका। कारण यही हुआ, मिडिल क्लास का पार्टिसिपेशन जारी हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाउन्स में क्या कारण था कि मिडिल क्लास के लोगों ने ही ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेशन किया, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी में हम आगे देखें तो जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें हुआ क्या कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, उन्होंने गवर्नमेंट कंट्रोल जो स्कूल्स और कॉलेज थे उनको छोड़ दिया, उनका उन्होंने क्या कर दिया, बाइकआउट कर दिया। जितने स्कूल्स और कॉलेज थे, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज, याद रखिएगा, गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज, टीचर
और हेडमास्टर और उससे रिलेटेड जितने भी कर्मचारी लोग हुआ करते थे उनमें मैक्सिमम लोगों ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। इसके अलावा जो लॉयर होते थे, इसके अलावा जो लॉयर होते थे, वकील लोग होते थे, उन्होंने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। तो देखो स्कूल कॉलेज बंद हुए, कोर्ट्स बंद हुए, बिना वकील के कोर्ट्स क्या करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि 1920 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्शन थे, इनको भी बायकट किया गया, इनको भी बायकट किया गया। लेकिन कुछ एरिया जैसे अधिकतर रीजन में इनको कर दिया गया, लेकिन मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसमें इसको बायकट नहीं किया गया। प्रेसिडेंसी आपने तीनों पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लास में, 8th क्लास में थी प्रेसिडेंसी आपकी, मद्रास, बंगाल और आपकी बॉम्बे प्रेसिडेंसी। सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी आपकी बंगाल थी, फिर आपकी बॉम्बे और मद्रास। तो मद्रास प्रेसिडेंसी के लोगों ने ये जो काउंसिल इलेक्शन थे या लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो इलेक्शन थे, उन्होंने उसको बायकट करने से मना कर दिया। अब मना क्यों कर दिया, इसके पीछे कारण था, इसके पीछे कारण था, एक मिनट, सॉरी, इसके पीछे कारण था जस्टिस पार्टी। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपसे पूछा जा सकता है कि मद्रास प्रेसिडेंसी या प्रोविंस के जो लोग थे या उसके जो लीडर थे, उन्होंने इलेक्शन जो हुए थे लेजिस्लेटिव काउंसिल उनको बायकट क्यों नहीं किया। उसके कारण था जस्टिस पार्टी। अब जस्टिस पार्टी क्या था भाई, जस्टिस पार्टी जो थी वो थी नॉन ब्राह्मण पार्टी, नॉन ब्राह्मण पार्टी, नॉन ब्राह्मण पार्टी थी। तो उनका ये मानना था कि अब तक यानी मद्रास प्रेसिडेंसी में ज्यादा जो पावर हुआ करती थी वो किनके पास होती थी, ब्राह्मणों के पास। पार्टी किसकी थी, ये नॉन ब्राह्मण लोगों की। तो इन लोगों का मानना था, जस्टिस पार्टी के लोगों का, कि हम जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन होंगे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा सीट मिलेंगी, इससे हमें होगा क्या, पावर मिलेगा, इससे हमें एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रोल मिलेगा। तो यही एक कारण था कि पावर का जो यूजुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था या यूजुअली जो कंट्रोल होता था वो ब्राह्मण के पास होता था, उसी को एक्सेस करने के लिए, उसी को पाने के लिए नॉन ब्राह्मण लेड जो पार्टी थी जस्टिस पार्टी, उसने बायकट करने से मना कर दिया। ये हम मद्रास प्रोविंस या मद्रास प्रेसिडेंसी की बात हम यहाँ कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत ही ड्रामेटिक इफेक्ट हुआ। अब ड्रामेटिक इफेक्ट में क्या हुआ, ड्रामेटिक में ये हुआ कि जो इस मूवमेंट का असर था वो इंडिया के मैक्सिमम पार्ट में बहुत ही अच्छा रहा। इसमें हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ कि फॉरेन जो गुड्स थे, फॉरेन गुड्स को बायकट कर दिया गया। इसके अलावा जो लिकर शॉप हुआ करती थी, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ किसी प्रकार की लिकर शॉप का ट्रेंड नहीं था। लिकर शॉप जो थी उनको बायकट किया गया, जो लिकर शॉप थी उनको क्या कर दिया गया, बायकट कर दिया गया। लिकर शॉप हो गई आपकी, फॉरेन गुड्स उनको बायकट कर दिया गया। लिकर शॉप को बायकट क्यों किया गया, क्योंकि लिकर शॉप का ट्रेंड जो था वो अंग्रेज लेके आए थे। उससे पहले यहाँ होममेड जो लिकर थी वो यूज की जाती थी, जिसको देसी मदिरा बोला जाता था, उसका इस्तेमाल किया जाता था। लिकर यानी विदेशी वाइन जो थी उसका कंसेप्ट तो अंग्रेजों के आने के बाद में आया। इसके अलावा फॉरेन जो क्लॉथ थे उनकी होली जलाई गई, या उनको सामूहिक रूप से सरकारी जगहों पर या बड़े बड़े जो सार्वजनिक स्थान थे वहाँ इकट्ठा कर कर उनको आग लगा दी जाती थी। तो ये बहुत बड़ा संदेश गया लोगों में। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि फॉरेन जो इंपोर्ट था, फॉरेन इंपोर्ट समझ रहे हैं ना आप, बाहर से आने वाली चीजें, वो डिक्लाइन कर गया। कितना डिक्लाइन किया गया कि 1921 में जहां 102 करोड़ रुपए का व्यापार होता था, यानी इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ इंपोर्ट की, वो घटकर आ गया 57
करोड़ पर। देखो एक साल में ही लगभग 3 2 5 यानी कि 45 करोड़ रुपए की सेल कम हो गई, इंपोर्ट कम हो गया। तो इतना कम होने से अंग्रेज क्या तिलमिला उठे। इसके अलावा और इसके क्या रिपरकशन हुए, ट्रेडर्स लोग जो थे, मर्चेंट जो लोग थे, मर्चेंट्स, उन्होंने मना कर दिया कि हम किसी प्रकार के फॉरेन जो गुड्स है उसमें डील नहीं करेंगे, या किसी प्रकार का फॉरेन जो ट्रेड है उसको फाइनेंस नहीं करेंगे। उन्होंने मना कर दिया कि जैसे कोई इच्छुक भी हो, कोई आदमी करना चाहे बाहर से फॉरेन ट्रेड को बढ़ाना चाहे, तो जो फॉरेन ट्रेडर्स और मर्चेंट जो होते थे इनकी इसके लिए पैसा चाहिए था, पैसे को फाइनेंस करने के लिए भी इन्होंने मना करना शुरू कर दिया। तो बाइकट मूवमेंट जो था वो पूरे इंडिया में फैल चुका था। अब फैलने से जब आप विदेशी चीज़ों को बाइकट कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए ना भाई। आप अपना जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। जैसे हम आज के ट्रेंड में ले सकते हैं कि आज एक मुहिम चली पड़ी है कि चाइना के आइटम को आप क्या करें, बाइकट करें। आप सीधा इसी चीज़ को उससे जोड़ सकते हैं, लेकिन चाइना के आइटम पर डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा हो गई, हम इतने डिपेंडेंट हो गए कि उसको बाइकट करना लगभग पॉसिबल नहीं है। तो अब इसको बाइकट करना है तो गवर्नमेंट करेगी क्या कि इस पर जो डिपेंडेंसी है उसको कम करेगी। कम करने के लिए होगा क्या, क्या करना पड़ेगा कि आप मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करो। क्या ज़्यादा करो, निर्माण काम ज़्यादा करो, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे आज हम चाइना से फ़ोन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, इन चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, तो आप इन सब चीज़ों को क्या करें, प्रमोट करें। इन पे ज़्यादा हमारे जो लोकल मर्चेंट्स या ट्रेडर्स हैं या लोकल जो कंपनी है उनको सब्सिडी दीजिए, उनको आर्थिक मदद दीजिए। तो उस आज के ट्रेंड में तो गवर्नमेंट भी हमारी, लोग भी हमारे, कंपनी भी हमारी। लेकिन इसी चीज़ को हम उस समय जोड़ें तो गवर्नमेंट कौन, ब्रिटिशर्स। देखो कितनी एडवर्स कंडीशन है। ब्रिटिशर्स, माल किसका आ रहा है, ब्रिटिशर्स का। ट्रेडर्स कौन है, इंडियंस। कंपनी कहाँ की है, ब्रिटिशर्स की। तो देखो कितनी एडवर्स कंडीशन के होते सोते भी लोगों ने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यदि आपको विदेशी माल को बाइकट करना है तो अपने जो हैंडमेड या होममेड जो मटेरियल्स या गुड्स को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। तो इसमें हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉथ का। उसी समय गांधी जी ने एक चीज इन्वोक की, चरखा। चरखे से तो आप अच्छे से जानते होंगे, गांधी जी को जोड़ते होंगे, गांधी जी का चरखा। उसी समय की ये कहानी है। उन्होंने बोला विदेशी माल को बाइकट करें, विदेशी सामान, विदेशी कपड़े को बाइकट करें, और चरखे से सूत काटें और उससे सूत से जो कपड़ा बना है उसको पहने। उसको बोला जाता था खादी। उस समय खादी इतना महंगा हुआ करता था कि जो खादी जो आइटम था उसको हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो उस समय गांधी जी ने कंसेप्ट दिया कि आप खुद अपने घर में चरखा लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा समय चरखा काटने में लगाएं, और जो खादी निकलेगा उसको आप पहने। तो ये ड्रामेटिक इफेक्ट थे जो कि मैंने पूरी तरह से आपको डिस्कस किए। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि विदेशी माल के बाइकट से क्या प्रॉब्लम आई, और कपड़ों के मामले में या क्लॉथ या वियरिंग इंडियन जो टेक्सटाइल था उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस किए गए। इसके अलावा इंडियंस हैंडलूम तो आपको पता होगा, हथकरघा, उनका इस्तेमाल किया गया, उनको एस्टेब्लिश किया। इंडियन टेक्सटाइल मिल्स भी एस्टेब्लिश की गई। फॉरेन गुड्स जो था वो बाई कट किया गया। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स बढ़ गया, क्योंकि जब आप विदेशों का बाइकट करेंगे तो नेटिव जो है या इंडिजिनियस जो मटेरियल है वो तो बढ़ेगा। अब इसका लास्ट पॉइंट है, ये सब चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन लास्ट पॉइंट में बताया गया कि टर्निंग इन मोमेंट, कि अच्छा खासा मोमेंट चल रहा था, हमने अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस कर ली, ये तो सारी फेवरेबल कंडीशन है। लेकिन अंत में हुआ क्या
कि जो मूवमेंट था उसका ट्रेंड बदलने लगा। इसके कई रीजन थे। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मूवमेंट का जो रवैया था, जो ट्रेंड था, वो क्यों बदला। उसके बदलने के कारण था, सबसे बड़ा आप उसमें लिखेंगे खादी। गांधी जी ने ये प्रमोट किया कि आप विदेशी क्लोथ को क्या करें, बायकट करें। तो पहनेंगे क्या, पहनने के लिए उन्होंने बोला कि आप खादी पहने। लेकिन खादी के साथ ये प्रॉब्लम थी कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव था, मोर एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगा था ये। अब जब महंगा होगा तो ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो जो लोग रिच या जो इनको अफोर्ड कर सकते हैं वो तो आसानी से खरीद लेंगे, लेकिन भला उनके बारे में सोचो, जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, वो कैसे करेंगे। पुअर लोग और गरीब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सके। बदले में फिर क्या करेंगे, जो ब्रिटिश माल था, जो सस्ता था, सस्ता क्यों था, ये सब चीज़ें आप प्रीवियस क्लास 8th क्लास में अच्छे से सीख चुके होंगे। तो क्योंकि वहाँ मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा था, मशीन ज़्यादा थी, मशीन से बनाया हुआ सामान आदमी या हाथ से बनाए हुए सामान की तुलना में ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सस्ता होगा। अब क्यों होगा ये डिटेल में आप प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो पुअर लोग जो थे वो खादी को अफोर्ड नहीं कर पाए, तो उन्होंने वापस से फिर किसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ सामान। तो स्थिति टर्निंग हो रही है कि नहीं। एक पॉइंट हमने डिस्कस किया खादी का। अगला, जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, कौन से, ब्रिटिश, जितने ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन थे, या आप ये बोलो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन थे, उनका हमने ये डिस्कस किया कि सब ने वो किया था, बाइकट किया था। चाहे से वो स्कूल हो, कोर्ट्स हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस हो और अलग सिविल सर्विसेज हो, सबको बाइकट कर दिया था। लेकिन भला आप एक चीज़ बताइए, जब आपने बाइकट कर दिया तो उसके रिजल्ट में आपको वैसे ही कोई चीज़ सेटअप करनी है कि नहीं, ताकि जितने लोग बेरोजगार हुए हैं उनको कुछ काम मिले और इनका काम चले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा यदि नहीं होगा तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और जो मूवमेंट था वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस का सेटअप संभव नहीं हो पाया, जो कि किसकी जगह पर आने थे, ब्रिटिशर्स के जो इंस्टीट्यूशंस थे उनकी जगह पर। तो फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया, वापस काम पर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स, सब ने धीरे धीरे अपने गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अब आप टर्निंग इन द मूवमेंट के बारे में काफ़ी लिख सकते हैं। चलते हैं आगे। हमने टाउन्स के बारे में ये डिस्कस किया है, क्योंकि कोर्ट की फैसिलिटी गांव में तो होगी नहीं, कॉलेजेस की फैसिलिटी गांव में तो होगी नहीं, अच्छी स्कूलों की फैसिलिटी गांव में होगी नहीं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से रिलेटेड फैसिलिटी गांव में होगी नहीं, मील्स से रिलेटेड फैसिलिटी गांव में होगी नहीं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ है, टाउन या सिटीज या अर्बन एरिया। अब हम डिस्कस करेंगे कंट्री साइड, या आप ये बोलो ग्रामीण इलाकों में या रूरल रीजन में कैसा ट्रेंड रहा। जैसे जैसे आंदोलन सिटीज में या टाउन्स में बढ़ा, उसी के साथ वो धीरे धीरे बढ़ने लगा कंट्री साइड में। गांधी जी के आने से पहले होता क्या था कि यदि बड़े बड़े शहरों में कई बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती थी, लेकिन गाँव के लोगों को पता ही नहीं लगता था, क्योंकि उनसे शहरों की जो एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ की जो एक्टिविटीज़ थी उनसे किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं हुआ करता था। तो गांव में हुआ क्या कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फैल गया अच्छे से। अब गांव में यदि ये फैलेगा तो गांव में दो मेन चीज़ों में ये फैला। पीजेंट, गांव के ज़्यादातर लोग क्या होंगे, किसान होंगे, क्योंकि उस समय 80% जनता किसमें इन्वॉल्व हुआ करती थी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में। और पीजेंट के अलावा भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हुआ करते थे, ट्राइबल्स। ट्राइबल्स का काम क्या था, फॉरेस्ट कवर में अपनी रोज़मर्रा अपनी जो जीविका थी, लाइवलीहुड थे, उस पर वो डिपेंडेंट होते थे। तो पीजेंट और ट्राइबल्स के साथ क्या हुआ, इस पार्ट में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं।
इसमें एग्जाम्पल, मतलब वैसे ही सिर्फ एग्जाम्पल के नाम पे डिस्कस कर रहे हैं हम अवध, लेकिन लगभग लगभग सभी गांवों का ये ट्रेंड रहा था, सभी गांवों में ऐसी ही घटनाएं हुआ करती थी। अवध में उस समय जो रोल मिला, जो लीडरशिप का रोल मिला, वो किसको मिला? बाबा रामचंद्रन। बाबा रामचंद्रन, ये मैंने बामचंद्रन कर रखा, आप इसको आर कर लेना बी की जगह, रामचंद्रन। बाबा रामचंद्रन एक फेमस पर्सनैलिटी हुए जिन्होंने इस मूवमेंट को गांव में आगे बढ़ाया। गांव में भी कहाँ पर्टिकुलरली? अवध में। इसी प्रकार अलग अलग रीजन में, कंट्री के अलग अलग रीजन में कोई ना कोई लीडर जरूर हुआ करता था। हम यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको पढ़ रहे हैं। तो बाबा रामचंद्रन के बारे में यदि आप समझना चाहो तो ये थे एक सन्यासी। क्या थे? बेसिकली एक सन्यासी। और ये आए थे फिजी से। फिजी एक कैरेबियन कंट्री है, हम डिस्कस कर लेंगे लास्ट में, मैप में मैं आपकी इसको लोकेशन दिखा दूंगा। यहाँ पहले ये लेबरर हुआ करते थे, यहाँ क्या काम करते थे? ये मजदूरी करते थे। वहाँ से रिटर्न आए थे इंडिया में। तो यहाँ इन्होंने इंडिया में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कंट्री साइड में, उसको लीड किया। कहाँ? अवध में। ये आर है रामचंद्रन, याद रखिएगा। गाँव में जो मूवमेंट हुआ उस पे जो मेन टारगेट था वो किसके पास था? तालुकादार या सामंत या लैंडलॉर्ड। समझिएगा इस चीज को। लैंडलॉर्ड जो होते थे उनके खिलाफ ये जो आपका मूवमेंट था वो सीधा टारगेटेड था। क्यों था इनके खिलाफ? क्योंकि अंग्रेज सेंटर में बैठे हुए थे। अंग्रेज होते क्या थे? पूरा मैं ट्रेंड आपको बता देता हूँ। क्या करते थे ये कि यहाँ से गवर्नर जनरल, या तो बंगाल में था तो बंगाल से गवर्नर जनरल क्या करेगा? अलग अलग रीजन या प्रोविंस को जीत लिया उन्होंने, जीत के इन्होंने अपना सबऑर्डिनेट बना दिया। हाँ, अंग्रेजों ने ये जीत लिया, ये सेंटर बना दिया, यहाँ इनके सबऑर्डिनेट अलग अलग रीजन हो गए। जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी में ये सारे गांव आ गए, छोटे छोटे प्रांत आ गए। तो होता क्या था कि यहाँ ये डायरेक्ट किसान से डील नहीं करते थे। ये क्या करते थे कि एक बहुत बड़ा रीजन होगा, इसमें एक तालुकदार को अपॉइंट कर देते थे। उसको क्या बोलते थे कि भाई इस रीजन से जितना भी रेवेन्यू होगा, जितना भी टैक्स आएगा वो आप लेंगे, आपकी ड्यूटी है, आप कलेक्ट करेंगे। इस जमीन के आप मालिक हैं, हमारी तरफ से हम आपको अथॉरिटी देते हैं। बदले में ये क्या करता था तालुकादार कि जो किसान होते थे उनसे ये क्या लेता था? रेवेन्यू लेता था, टैक्स लेता था उनसे। और टैक्स की रेट इतनी हाई होती थी, आप इसका अनुमान इससे लगा सकते हैं कि किसान से लिए हुए टैक्स में से अधिकतर भाग ये तालुकदार रखता था, इसमें से कुछ भाग इनको देता था। तो देखो कितने लोग इसमें खाते थे, कितने लोग अपना काम चलाते थे। तो अब आप इसमें एक चीज़ बताइए कि यहाँ किसान से क्या अंग्रेज डायरेक्ट डील कर रहे हैं? तो किसानों के लिए तो अंग्रेज एक तरह से अननोन पर्सन हो गए। उनका सीधा कनेक्शन होता था तालुकदार से। वो अपना सीधा दुश्मन किसको मानते थे? तालुकदार या लैंडलॉर्ड्स को। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ये टारगेटेड था, मूवमेंट अगेंस्ट द तालुकदार। कहाँ? ग्रामीण इलाके। तो ग्रामीण इलाके में तालुकदार के खिलाफ क्यों था? इसका कारण एक और था। वहाँ एक प्रथा होती थी, बेगार प्रथा। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। बेगार के बारे में पूछा जा सकता है। बेगार में होता क्या है कि जैसे ये पूरा एक रीजन है, इसका एक तालुकदार है या एक लैंडलॉर्ड है जिसकी सारी ज़मीन है, उसके अंदर में सैकड़ों हजारों किसान छोटी छोटी ज़मीन के टुकड़ों पर खेती करते हैं। ये इनसे जो रेवेन्यू प्राप्त होगा, किसानों को जो उगाएंगे फसल, उसका कुछ भाग तालुकदार को देंगे। इसके अलावा होता क्या था कि बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा खुद तालुकदार अपने पास रखेगा। जैसे ये तालुकदार के पास हो गई, ये बाकी उसने बांट दी। अब होगा क्या कि इसके पास तो काम करने वाले आदमी होंगे नहीं तालुकदार, और करवाएगा तो इसको क्या देना पड़ेगा? वेजेस देने पड़ेंगे। तो ये क्या करता था? इन किसानों को मजबूर करता था कि खाली समय में ये आकर जितने भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ ये करेंगे। तो इससे
इसी को बोला जाता था बेगार प्रथा। बदले में होता क्या था, किसानों को किसी प्रकार का कोई वेजेज, किसी प्रकार का कोई रिम्यूनरेशन, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जाता था। अब आपको बेगार से रिलेटेड चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो देखो, बेगार एक चीज़ हो गई, कनेक्शन डायरेक्टली था नहीं, ये एक वजह हो गई। पूछा जा सकता है इसमें ताल्लुकदार के, हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ताल्लुकदार के खिलाफ सीधा एक्शन क्यों हुआ या लोग उनके खिलाफ क्यों गए। बेगार प्रथा के बारे में हमने सीखा, ताल्लुकदार के खिलाफ क्यों गए इसके बारे में हमने कई चीज़ें डिस्कस की। अब इस वीडियो की लेंथ 40 मिनट हो चुकी है, लेकिन हम इसको अभी और कंटिन्यू करेंगे, तो क्योंकि बीच में छोड़ने से डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। तो ताल्लुकदार जो होते थे, इन जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ गांव में, तो किसानों ने सीधा टारगेट किसको किया, ताल्लुकदार का। हुआ क्या कि इसके पास जो रिकॉर्ड होते थे उनको जला दिया गया, छुटपुट वायलेंस देखने को मिली, इसकी जो प्रॉपर्टी थी उसका सत्यानाश कर दिया गया। तो इसमें किसानों ने ऐसी भूमिका निभाई। उन्होंने ये डिमांड की कि हमें जो रेवेन्यू देना पड़ता है उसमें रिडक्शन हो। उनकी ये डिमांड थी कि आप रिडक्शन करो। अब ऐसा भी नहीं है कि ताल्लुकदार बुरे ही बुरे थे, कुछ ताल्लुकदार ऐसे भी होते थे जो अंग्रेज़ों के खिलाफ होते थे और पब्लिक को सपोर्ट करते थे। तो उनके खिलाफ ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई, उन्होंने तो गांधी जी का साथ दिया और उस प्रकार से वो सारी चीज़ें हुई। कई जगह पर और भी जो अलग अलग चीज़ें, जो सर्विसेज थी, जैसे सर्विसेज हुई नाई, धोबी, बंद, इन दोनों को बंद सर्विस कर दी गई, इनकी बंद कर दी गई पंचायत लेवल पे। क्यों? क्योंकि इन सर्विस को ज़्यादा यूज कौन करता था, ज़्यादा एक्सेस किसका होता था, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स का। तो इसको बंद इसलिए किया गया कि ये जो दोनों सर्विस हैं ये इनको ना मिले। इसके अलावा स्पोरेडिक वायलेंस की घटनाएं हुई, छोटी मोटी, कहीं न कहीं छोटी मोटी घटनाएं भी उसमें देखने को मिली। तो ये हमने ट्रेन डिस्कस किया। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, कंट्री साइड में किस प्रकार से आपको विवरण देना है, सारी चीज़ें आपको डिस्कस हुई होंगी। इसमें है इंटीग्रेटिंग एफर्ट्स ऑफ पीजेंट। इससे पहले एक चीज़ देखो कि किसानों ने किस तरह से इंटरप्रेट किया गांधी जी के स्वराज को। किसानों की नज़र में स्वराज का मतलब क्या हुआ कि ताल्लुकदार जो है वो ख़त्म हो जाए, ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़े के मालिक हम बन जाएं। उनके लिए स्वराज ही सब हुआ। उनको कोई मतलब नहीं है कि दूर बैठे गवर्नर जनरल जो उनको इनडायरेक्ट रूप में रेगुलेट कर रहे हैं या रूल कर रहे हैं, उनसे उसको कोई मतलब नहीं था। तो सबका इंटरप्रिटेशन अलग था। इन सब कंसर्न को एड्रेस करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, जिनको अब चाचा नेहरू भी बोलते हैं, ये अवध के गांव में घूमकर इन्होंने वहाँ के जो कंसर्न हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की। इसी कोशिश में उन्होंने क्या किया, एक सभा एस्टेब्लिश की, OUDH, अवध, नाम कुछ अलग है लेकिन अवध किसान सभा, इसको उन्होंने एस्टेब्लिश की। कब की? 1921 अक्टूबर में। कहाँ की? अवध में। इस काम में उनका साथ दिया किसने? बाबा रामचंद्रन ने। अवध की बात हम कर रहे हैं, सभी गांवों में किसी न किसी लीडर ने ऐसा काम किया था। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, हम सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ये चीज़ें सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। जब अक्टूबर 1921 में उन्होंने जब ये एस्टेब्लिश की, तो एक साल के अंदर अंदर ही उसकी 300 ब्रांचें और बन गई। किसकी? अवध किसान सभा की। पूरे रीजन में 300 से ज़्यादा ब्रांचें हो गई होंगी। अवध के बारे में तो आप अच्छे तरह से जानते होंगे ना, अवध के बारे में तो आपने अच्छे से पढ़ा है 7th में भी 8th में भी। अब हम यहाँ अवध को नहीं पढ़ा सकते। इसके अलावा स्पोरेडिक जो वायलेंस है वो हम पहले डिस्कस कर लिए, बाद का टॉपिक था।
नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था वो शुरू के जो साल थे उसमें अवध के जो लोग थे, अवध के जो किसान थे, उनको इंटीग्रेट करने में ही चला गया। यानी वो अपने अलग अलग इंटरेस्ट के लिए लड़ रहे थे, लेकिन नेशनल लीडर जो होते थे उनकी सोच वाइडर थी, ज़्यादा बड़ी थी। वो छोटे इंटरेस्ट से ज़्यादा किसके बारे में सोच रहे थे? नेशनल इंटरेस्ट के लिए। और जो नेशनल स्ट्रगल था उसमें सभी का पार्टिसिपेशन जरूरी था, तो इन सबको इंटीग्रेट करना जरूरी था। इसी की एक छोटा सा प्रयास था महात्मा जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्रन के द्वारा। द पीजेंट जो मूवमेंट था ये आया, उसमें पीजेंट जो मूवमेंट था वो अच्छा खासा हुआ, लेकिन अच्छा खासा कैसे हुआ ये मैंने आपको बताया कि इन्होंने जो तालुकदार थे उनके खाते वही सब जला दिए, छोटी मोटी वायलेंस की घटना शुरू कर दी। लेकिन जो नेशनल लीडर थे, आप ये बोलो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर थे या मूवमेंट के जो लीडर थे, वो इस रवैये से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनके एजेंडे में किसी प्रकार की कोई वायलेंस की घटना नहीं होनी चाहिए थी। उल्टा हुआ क्या? पीजेंट लोगों ने तालुकदार और मर्चेंट्स लोगों पर अटैक किए, उनकी बाज़ारों को लूट लिया, उनकी जो धान इकट्ठा करके रखते थे, ग्रीनरी, उन सब को लूट लिया। तो इन सब चीज़ों से जो नेशनल लीडर थे, जो शांति के पुजारी थे, जो कि शांति के मार्ग पर चलते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, उनको इस बात से क्या लगा? बहुत ही बड़ा धक्का लगा। यानी कि अब ये मानो कि पीजेंट का जो रोल था वो पीजेंट के हिसाब से ठीक था, उन्होंने अपनी भड़ास निकाल ली, उन्होंने तालुकदार या लैंडलॉर्ड्स थे उन पे अत्याचारों का बदला ले लिया, लेकिन जो बड़ा इंटरेस्ट था उसको वो समझ नहीं पाए। उसको वो, आप ये बोलिए कि किसी भी मायने में पीजेंट लोग अपने आप को नेशनल इंटरेस्ट से सीधे नहीं जोड़ पाए। इसके अलावा गांधी जी ने किया क्या कि जो टैक्स होते थे उनको बैन कर दिया कि किसान किसी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। ये उन्होंने डिक्लेयर किया कि नो टैक्स बट टू बी पेड। तो ये बहुत बड़ी बात हुई। इसके अलावा हुआ क्या कि ट्राइबल जो पीजेंट थे उन्होंने गोरिल्ला वार छेड़ा, क्योंकि सबका इंटरप्रिटेशन अलग था। ट्राइबल लोग जो थे वो कम एजुकेटेड लोग थे, उनके पास तो कम्युनिकेशन वैसे ही नहीं हो पाता था, तो जो मैसेज होते थे उनके पास समझ नहीं पाए। ट्राइबल लोग गोरिल्ला वार में बहुत ही एफिशिएंट होते हैं। गोरिल्ला वार होता क्या है? गोरिल्ला वार में होता क्या है कि हिट एंड रन की पॉलिसी अपनाई जाती है। हिट एंड रन मतलब जैसे आज ट्राइबल्स ग्रुप, आप ये मान लो नक्सल का जो नक्सल प्रभावित एरिया में क्या होता है, जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज या जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं उन पे जो नक्सल आतंकवादी हैं वो क्या लगाते हैं? अम्बुश लगाते हैं। अम्बुश लगाते हैं और घात लगाकर उन पर अटैक करते हैं और फिर भग जाते हैं। इसको बोलते हैं हिट और रन या गोरिल्ला वार, यानी इसमें मारेंगे और गायब हो लेंगे, इसी को बोला जाता है गोरिल्ला वार। तो गोरिल्ला वार जब इसमें छिड़ा तो इसमें तो वायलेंस होगी, और वायलेंस तो गांधी जी के विचारों में था ही नहीं। तो इन सब चीज़ों से भी ये जो अपना मोमेंट था नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, इसका एक लूप होल्स रहा। फॉरेस्ट रीजन जो थे वो बैन कर दिए गए थे, किसके द्वारा? अंग्रेज़ों के द्वारा। ट्राइबल्स लोग क्यों दुखी थे, इनके बारे में थोड़ी सी घटना हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ट्राइबल लोग होते कौन थे? जो वनों में रहते थे, पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट होते थे? फॉरेस्ट पे। फॉरेस्ट कवर से जो उनको मिलता था, इनके जो रेजिड्यूज होते थे उनको ये यूज करते थे और उन्हीं से अपना काम चलाते थे। तो अंग्रेज लोग जब आए तो इन्होंने क्या किया, ये तो इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट करते थे, तो वनों की इन्होंने धीरे धीरे कटाई शुरू कर दी। यहाँ पर जो होते थे वो छोटे से एरिया में कंसंट्रेट हो गए। तो ट्राइबल लोग तो दुखी थे, जब उनको मौका मिला तो उन्हें खुलकर अपना वार किया और खुलकर इनका सामना किया। इससे
इससे पहले हम ट्राइबल को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक चीज़ डिस्कस नहीं की कि जो कंट्री साइड में जो रिबेलियन थे या जो क्रांतिकारी थे या जो लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भाग ले रहे थे, उसका क्या हो रहा था कि ग्रामीण इलाकों में जो लोकल लीडर थे उन्होंने अपनी तरफ से, गांधी जी की तरफ से ये मैसेज लोगों के पास पहुंचाया कि किसी प्रकार की जो टैक्सेस वगैरह जो हैं वो नहीं देने हैं। छोटी मोटी वॉयलेंस को भी उन्होंने प्रमोट किया। हालांकि गांधी जी ने ऐसा नहीं किया था, लेकिन लोकल लीडर ने अपनी तरफ से ऐसे जो मैसेज थे वो लोगों को पास किए। तो ये भी एक लूप होल्स रहा। अब हम पूरी तरह से पढ़ेंगे ट्राइबल्स के बारे में। ट्राइबल्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हम इसमें एक हमारा स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहाँ के ट्राइबल्स का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। हम सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। ऑल ओवर कंट्री में हुआ सभी ट्राइबल्स के साथ ऐसा ही था। अब हमने ये पढ़ लिया कि बैन द फॉरेस्ट रीजन। क्यों बैन किया? क्योंकि अंग्रेज उनकी कीमती जो लकड़ियाँ थे उनको काट कर इंडस्ट्री में या बड़ी बड़े इमारतें खड़े करने में, रेल पुल बनाने में, इनमें यूज करते थे। तो फॉरेस्ट कवर कम होगा, ट्राइबल्स के पास रिसोर्सेज की कमी होगी, वो छोटे से एरिया में कंसंट्रेट हो गए। इतने में ही उनको खबर मिलती है कि गांधी जी ने किसी प्रकार का कोई आंदोलन छेड़ा है। तो अब ट्राइबल्स लोगों के पास प्रॉपर एजुकेशन थी नहीं, उन्होंने स्वराज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया। उनका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से था, अनदर वे में था। तो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि जो गुडान हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, एक स्थान है गुडान हिल्स, याद रखिएगा गुडन हिल्स। अभी ये आजकल है आपके तेलंगाना में, पहले ये आंध्र प्रदेश में हुआ करता था। तो गुडान हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में 1920 में जो मिलिटेंट थे, मिलिटेंट मतलब उस समय के क्रांतिकारी, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? गोरिल्ला वार। गोरिल्ला वार क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। क्यों किया? क्योंकि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिशर्स जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बहुत बड़े एरिया, फॉरेस्ट एरिया पर कब्जा कर लिया था। जो लोकल लोग थे या ट्राइबल लोग थे उनको प्रिवेंट कर रहे थे फॉरेस्ट कवर में एंटर करने के लिए। इसके अलावा उनके जो कैटल होते थे उनको भी, उनकी जो ग्रेजिंग फैसिलिटी थी यानी उनके जो चरने के संसाधन थे उन पर भी उन्होंने रोक लगा दी। तो इस तरह से ट्राइबल लोग भी ये सोच रहे थे कि हमारे जो ट्रेडिशनल राइट थे, अब आप ट्रेडिशनल राइट पूछ सकते हैं आपको कि ट्रेडिशनल राइट क्या क्या है। फॉरेस्ट कवर पर पूरी तरह से वो उनका इस्तेमाल था। इसके अलावा जो उनके कैटल थे वो भी वहाँ पूरी तरह से चर सकते थे। ये सारे ट्रेडिशनल राइट थे हिली रीजन के और ट्राइबल्स लोगों के। उन सबको क्या कर दिया गया? डिनाई कर दिया जा रहा था। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। और इसके अलावा क्या हो रहा था? ट्राइबल्स लोगों को पकड़ पकड़ कर एक बेगार प्रथा। बेगार क्या होती है? एक बेगार होती है गांव में किसानों के द्वारा, किसानी वर्क में, एग्रीकल्चरल वर्क में। ये जो ट्राइबल्स लोग थे इनको पकड़कर अंग्रेज ले जाते थे और जो रोड बिल्डिंग हो या कोई और मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोई एक्टिविटी हो उसमें इनका यूज करते थे और उनको किसी प्रकार की कोई रिमनरेशन या पैसा नहीं दिया जाता था। अब इसमें हम एक मिराकल या एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी अलूरी सीतारमन, उनके बारे में समझते हैं। अलूरी सीतारमन जैसे आप नाम से लग रहा होगा, ये आंध्र प्रदेश के लीडर थे। लीडर किसके थे? ट्राइबल्स के। तो ट्राइबल्स ग्रुप के ये लीडर थे। इन्होंने खुद को डिक्लेयर किया कि मैं भगवान का अवतार हूँ। इन्होंने लोगों में ये मैसेज दिया कि मैं भगवान का अवतार हूँ। इन्होंने ये तक लोगों में फैलाया कि मुझे जो बुलेट होती है, बुलेट से भी मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो लोगों ने इनकी बातें मानना शुरू कर दिया। तो इन्होंने फिर फेवर किया किसको? महात्मा गांधी को।
या आप ये बोल सकते हैं कि आंध्र प्रदेश के ट्राइबल्स रीजन में महात्मा गांधी के विचारों के फैलाने वाले जो लीडर थे वो थे अलूरी सीतारमन, जो कि अपने आप को भगवान का अवतार मानते थे और ट्राइबल्स लोग भी उनको भगवान ही मानते थे। वो उनको बहुत ही ग्रेट पर्सन मानते थे और इस ग्रेट पर्सन ने इस दूसरे ग्रेट पर्सन के विचारों की वहाँ बात रखी और ये गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। अलूरी सीतारमन ने वहाँ के ट्राइबल लोगों को खादी पहनने के लिए प्रमोट किया, उनको ड्रिंकिंग यानी कि जो लीकर वगैरह जो पीते थे उसको गिव अप करने की सलाह उन्होंने दी कि आप पीना वगैरह छोड़ो और महात्मा गांधी के बताए हुए कदमों पर चलो। लेकिन उन्होंने एक गड़बड़ की इसमें, उन्होंने नॉन वायलेंस को प्रमोट कर दिया। यानी उन्होंने, सही बात है कि कुछ हद तक महात्मा गांधी के विचारों को ट्राइबल्स लोगों तक पहुंचाया, लेकिन जो मेन थीम थी वो उन तक उन्होंने नहीं पहुंचाई। अलूरी सीतारमन का क्या मानना था कि स्वराज जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉन वायलेंस और यूज ऑफ फोर्स यानी फोर्स के जरिए ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि अलूरी सीतारमन को लोग क्या मानते थे, भगवान मानते थे, तो उन्होंने गांधी जी के विचारों को भी माना, लेकिन जो नॉन वायलेंस और फोर्स वाली जो बात थी इसको भी उन्होंने अपने प्रैक्टिस में शामिल कर लिया और गोरिल्ला वार वगैरह जैसी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ, 1924 में अंग्रेजों ने देशद्रोह के आरोप में इनको पकड़ा और अरेस्ट किया और 1924 में इनको क्या कर दिया, फांसी की सजा दे दी। तो ये अभी तक हमने पढ़ा हमारा ग्रामीण इलाके में और आपका सिटीज़ में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका ट्रेंड कैसा था, उसका इफेक्ट कैसा था। अब स्वराज इन प्लांटेशन, प्लांटेशन उस समय बहुत ही फेमस चीज़ थी। प्लांटेशन ज़्यादा होता था आसाम रीजन में। कहाँ? आसाम रीजन में। आसाम रीजन में टी प्लांटेशन था। अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ के लोग चाय को नहीं जानते थे, चाय के बारे में नहीं जानते थे। हम ये बोलें कि इंडिया में जो चाय को इंट्रोड्यूस किया वो वेस्टर्न कंट्रीज ने ही किया। तो अंग्रेज़ों को चाय का शौकीन थे, अंग्रेज़ों की चाय के शौकीन थे। इसके अलावा चाय को बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते थे, वो एक्सपोर्ट करते थे। यहाँ अच्छा क्लाइमेट था, अच्छी टोपोग्राफी थी, सब चीज़ें अच्छी थी, फेवरेबल कंडीशन थी, अच्छी चाय पैदा होती थी। अब चाय तो पैदा आप करेंगे, आपके पास ज़मीन है, ज़मीन कैसे ले रहे हैं, जहाँ ट्राइबल लोग थे प्लांटेशन को आप काट काट कर क्या कर रहे हैं, लगा दे रहे हैं, तो ट्राइबल्स लोग जा रहे हैं। देखो कितना डिसएडवांटेज हो रहा है। किसी रीजन में आपने प्लांटेशन लगाया तो इसमें वर्क फोर्स चाहिएगी आपको, वर्क फोर्स बोलो या लेबर, लेबर फोर्स आपको इसमें चाहिए। तो अंग्रेज करते क्या थे, ग्रामीण लोगों से लोगों को पकड़ पकड़ कर लाते थे और जो प्लांटेशन होता था उसकी बाउंड्री के अंदर उनको छोड़ देते थे। किसी प्रकार के वेजेस नहीं दिए जाते थे। आप ये बोलो उनको बहुत हद तक इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया जाता था, उन पर बहुत ही अत्याचार किए जाते थे। तो इन लोगों ने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया, किसका, स्वराज का। इन लोगों के अनुसार स्वराज क्या था कि हमारे लिए स्वराज ये होगा कि हम यहाँ से निकलें और अपने घर पहुँचें। और उन्होंने गांधी राज यानी, क्योंकि ये सारा चीज़ किसका था, गांधी जी का, तो उन्होंने गांधी राज की कल्पना की कि गांधी राज में हमें हमारे जो नेटिव प्लेस है वहाँ छोटी सी ज़मीन का टुकड़ा मिलेगा और वहाँ हम हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ और हमारी लाइवलीहुड रिलेटेड जो प्रैक्टिस है उनको हम कर सकते हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट किया। अभी मैंने आपको बताया कि असम में जो प्लांटेशन लगते थे उसमें एक एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। इसके अकॉर्डिंग होता क्या था कि जो वर्कर्स होते थे उनको प्लांटेशन से बाहर जाने की परमिशन नहीं होती थी। नहीं होती थी कि मतलब ये होता था कि जैसे ये प्रेमिसेस है, पूरा बहुत बड़ा रीजन है, इसमें वर्कर्स हैं, तो इनको बाहर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी और बहुत ही रेयर चांस में इनको परमिशन मिलती थी। आप ये बोलो 95 to 98% लोगों को परमिशन नहीं मिलती थी। तो बहुत बड़ी बात हो गई, इसीलिए इन्होंने इस स्वराज को इस हिसाब से इंटरप्रेट किया। अथॉरिटी जो होती थी वो उनको
मना कर दिए जाते थे कि किसी प्रकार से आप बाहर नहीं जा सकते। अब हुआ क्या, जब उनके कानों में ये चीज़ें पहुंची कि किसी प्रकार का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा है, तरह तरह की बातें हुई, चर्चाएं हुई, उनके मन में गांधी राज का विचार आया, तो उन्होंने फिर क्या किया, जो अथॉरिटी होती थी, जैसे ये रीजन था, इसमें बहुत सारे वर्कर्स हैं, अब जितने वर्कर्स हैं उतने तो अथॉरिटी लोग या लोग होंगे नहीं, तो इन्होंने इन लोगों की बातें मानना बंद कर दिया, क्योंकि इन्होंने इमेजिन कर लिया कि अब हमारे लिए स्वराज आ गया। तो इसे इन्होंने बंद कर दिया लास्ट में। लेकिन हुआ क्या, इनको दबा दिया गया, वर्क ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया गया, पकड़कर वापस प्लांटेशन में वही काम उनको करना पड़ा। तो इनके जो सपने थे वो सपने ही रह गए, इनको जगह जगह पर पकड़ा गया, पीटा गया, बुरी तरह से व्यवहार किया गया। तो अब इसमें लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, देखो हमने प्लांटेशन के बारे में पढ़ लिया, यहाँ तक ये मानो प्लांटेशन। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसका विजन कैसा था, क्यों वो फेल हुआ, कारण क्या था। तो उसके फेल होने का सबसे बड़ा कारण था वेग विजन ऑफ मूवमेंट्स, यानी जो हमारे मूवमेंट को एग्जीक्यूट करने वाले थे उनके पास विजन नहीं था। उन्होंने पहले किसी प्रकार की कोई गाइडलाइंस लोगों को नहीं बताई, सभी ने अपने हिसाब से स्वराज को इंटरप्रेट किया। यही सबसे बड़ा कारण रहा कि ये प्रोग्राम फेल हुआ, कांग्रेस का जो ये प्रोग्राम था वो फेल हुआ। आप इसमें ये चीज़ें लिख सकते हैं और पूछा भी जा सकता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों फेल हुआ या उसके अनसक्सेसफुल होने के कारण क्या थे। हालांकि गांधी जी के वर्ड थे स्वतंत्र भारत, इसका इमोशनल अटैचमेंट था किनके साथ, ट्राइबल्स के साथ, या और भी जो लोग थे उनके साथ अटैचमेंट था, एक इमोशनल अटैचमेंट था कि स्वतंत्र भारत होगा। तो वो कल्पनाएं करते थे, ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन उनके द्वारा वॉयलेंस बहुत ज़्यादा की गई। तो वेग विजन आप इसमें लिख सकते हैं। इमोशनल अटैचमेंट होने के बावजूद भी लोकल जो लीडर हैं उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट सर्व करने चाहे, उन्होंने भी जो सही मैसेज था वो लोगों को कन्वे नहीं किया। इसके अलावा वायलेंस की घटनाएं जो कि इस एजेंडा में नहीं थी वो भी कैरी आउट की गई। तो ये कई कारण आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें एक फेमस घटना हुई थी जिसके कारण गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था या डिसकंटिन्यू कर दिया था। वो था फरवरी 1922 में चोरी चौरा इंसिडेंट। इसमें क्या हुआ था, चोरी चौरा जो जगह है वो उत्तर प्रदेश में, आज के उत्तर प्रदेश में है। वहाँ एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ लोग शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस कर रहे थे। तो पुलिस वालों ने इनको कुछ बोला तो भीड़ बहुत बड़ी थी, भीड़ ने घुसकर पूरे थाने को, पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। तो वहाँ लगभग 22 के लगभग जो पुलिस वाले थे वो जिंदा जल गए थे। इस घटना से गांधी जी बहुत ही व्यथित हुए, बहुत दुखी हुए और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित कर दिया, क्योंकि उनके एजेंडा में था कि किसी प्रकार की वायलेंस इसमें नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने आज काफ़ी डिस्कस किया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, 1 घंटे से लगभग का वीडियो हो गया। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आगे के पार्ट में हम अगले बचे हुए भाग जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के पार्ट में इतना ही। थैंक यू फॉर डिस्कशन।